वन वेलकम टू बायोडेंट। सो आज हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल। सो दिस गोइंग टू बी अ वन शॉट वीडियो। पूरा का पूरा चैप्टर इसी वीडियो में ख़त्म होगा। मोस्ट प्रोबेबली 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो होने वाला है, बट पूरा हर एक एनसीईआरटी की लाइन इधर कवर होगी। सो लेट्स इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ। Now let's start with the first line of your NCERT book. All living organisms made up of same chemicals. Okay, so देखो बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है वो डील करता है केमिकल्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कौन से केमिकल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स है, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सिंपल। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है बीच बीच में, बट अगेन क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी बॉडी सेम केमिकल से बनी है, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, मतलब सभी की बॉडी ऑलमोस्ट सेम केमिकल से बनी है। ओके, यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। आपको इसका डिटेल होगा। ओके, सो इसमें क्या होती है, देखो एक एनालिटिकल टेक्निक है, क्या है, कैसी है, वो हम अभी नहीं देखेंगे, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। सो इसमें क्या होते हैं, ये एनालिटिकल टेक्निक में एक एलिमेंट समझ लो, अगर ये है ये कोई तो भी एक सैंपल है। ओके, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसका नंबर, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके, क्वालिटी मतलब कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, व्हाट आर प्रेजेंट, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एंड कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसका नंबर कितना है या उसका अमाउंट कितना है। ओके, सो ये हम एनालिटिकल टेक्निक या एलिमेंटल एनालिसिस से डिसाइड करते हैं। ओके, सो ऐसा ही एनालिसिस, एनालिटिकल टेक्निक या ऐसा ही एलिमेंटल एनालिसिस अगर हमने किया, सपोज प्लांट टिश्यू के ऊपर, एनिमल टिश्यू के ऊपर, या माइक्रोबियल पेस्ट मतलब माइक्रोब्स। ओके, सो माइक्रोब देखो, अगर एक सिंगल माइक्रोब्स लेना तो पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई ये ऐसा वर्ड आया है माइक्रोबियल पेस्ट। ओके, सो ये ऐसा एलिमेंटल एनालिसिस करने के बाद अपने को कौन से एलिमेंट्स इसमें मिलते हैं। सो ये देखो, ये तीनों लिविंग टिश्यू है। ओके, ये तो समझ में आ गया आपको। सो इसके अंदर कौन से एलिमेंट मिलते हैं, चलो देखते हैं। विल गेट कार्बन, विल गेट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स। ओके, अभी सेम एनालिसिस अगर हमने ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर किया, सो दिस इज अर्थ क्रस्ट, अर्थ का एक पीस ले लिया, उसके ऊपर किया, विच इज अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, सो उसके अंदर भी अपने को सेम मिले, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर। ओके, सिमिलर लिस्ट मिली अपने को। सो ये दोनों लिस्ट में डिफरेंसेस है, कुछ है या सेम ही है भाई, मतलब लिविंग में भी वही मिल रहा है, नॉन लिविंग में भी वही मिल रहा है, कुछ डिफरेंसेस है कि नहीं। एज सच देखा जाए तो देयर इज नो सच डिफरेंसेस। ओके, नो सच डिफरेंसेस नहीं है, बट कुछ but all the elements present in the sample of earth crust are also present in the sample of tissue, but थोड़ा बहुत क्वांटिटी में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये चार्ट में आपकी बुक में दिया है। सो थोड़ा देख लो, अर्थ क्रस्ट में इतने सारे हैं, इतना क्वांटिटी में ये सब मिलते हैं, हमारी बॉडी में इतना मिलते हैं। सो हाइड्रोजन देखा जाए तो 0.14 और इधर देखा जाए तो 9.5, बहुत ज़्यादा है। देन इधर कार्बन देखा जाए तो 0.03 एंड हमारी बॉडी में देखा जाए तो 18.5, ये भी बहुत ज़्यादा है। सो क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की क्वांटिटी में डिफरेंस है। ओके, एंड आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पता होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन CH वाले कंपाउंड क्या होते हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, ऑन अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव abundance मतलब ज़्यादा, abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in the living organism in earth crust. Okay, तो हमने देख लिया कार्बन एंड हाइड्रोजन ये जो है ना, दोनों इसमें ज़्यादा है, इधर हाईलाइट भी हो रहे हैं। सिंपल, समझ में आ गया। सो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमको यही देखना है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। ओके, कौन से मिलते हैं। सो इसके लिए हमको एक एनालिसिस करना है। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, अभी हम सेकंड टॉपिक क्या है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। ओके, सो क्या करना है, देखो सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू ले लियो। ओके, सो हमने इधर वेजिटेबल का टुकड़ा लिया, वेजिटेबल पीस लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। ये वेजिटेबल मतलब प्लांट टिश्यू, आप एनिमल टिश्यू भी ले सकते हो। ओके, नाउ इसको मोटर और प्रेशर, ये दिख रहा है ना इधर। ओके, इसमें ग्राइंड करना है, हम घर में जैसे ग्राइंड करते हैं वैसे। ओके, एंड ग्राइंड करते टाइम उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी डालना है। समझ में आ गया।
ग्राइंड करते टाइम उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालो. ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप. वन हैज़ टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस. वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, वेजिटेबल्स ले लो, पीस ऑफ लीवर मतलब क्या, एनिमल का कोई भी टिश्यू ले लो, ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ओके, CH3CCOH यूजिंग मोटर एंड पेसिल. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया. सो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप. ओके, नाउ अपने ग्राइंड करने के बाद विल गेट अ थिक स्लरी. ये ग्राइंड पूरा होने के बाद अपने को क्या मिलेगी, ऐसी थिक स्लरी मिलेगी. ओके, अभी इसको ना आपको चीज़ क्लॉथ से ऐसे ट्रेन करना है. ओके, सो यही है ये थिक स्लरी ग्रीन कलर की. ओके, सो चीज़ क्लॉथ मतलब क्या है, ऐसा फनेल रख दो, ये फनेल रख दो, इसके अंदर ना कॉटन रख दो, कॉटन का बल करके रख दो. नहीं तो क्लॉथ रहता है ना, सिमिलर अपन पनीर बनाते टाइम कैसे फिल्टर करते हैं ना. ओके, सो पनीर मतलब पनीर जो बड़ा बड़ा है, मोटा मोटा, वो ऊपर रह जाता है और जो पानी होता है वो नीचे निकल के जाता है. वैसे ही सेम फिल्टर करना है इसको. चाय पत्ती कैसे, चाय बनाते टाइम चाय नीचे आ जाती है, पत्ती ऊपर रह जाती है ना, चाय पाउडर वगैरह, वैसे ही सेम होता है इधर. सो इसमें क्या करना, फनेल डालो, इसमें चीज़ क्लॉथ डालो या कॉटन रख दो इधर. ओके, एंड देन यू हैव टू स्ट्रेन इट. तो आपको दो फ्रैक्शन मिल जाएंगे. एक ऊपर मिल जाएगा लेट्स से ये ग्रीन कलर का, एंड जो फिल्टर होता है ओके ये कौन सा, ब्लू कलर का. सो अब यू विल गेट टू फ्रैक्शन. ओके, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का. अभी ये दो फ्रैक्शन में कौन कौन होते हैं. सो ये जो ऊपर रहता है ये फिल्टर होने के बाद रहता है ना. ओके, सो इसको एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन या रिटेंटेड बोलते हैं. रिटेंटेड मतलब ये रिटेन हो रहा है इधर. समझ में आ गया. अभी एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन क्यों बोलेंगे, देखो. ओके, अपने क्या किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये कौन सा है, एक एसिड ही है. ओके, सो जो जो वेजिटेबल जो टिश्यू लिया था, सैंपल लिया था, उसमें से जो जो पार्ट एसिड में डिजॉल्व होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और जो डिजॉल्व नहीं होते ओके वो ऊपर रह जाते हैं. सो ये जो है वो डिजॉल्व नहीं हो रहे, दैट्स वाई इसको बोलते हैं एसिड. मतलब क्या, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में इनसोल्यूबल नहीं होने वाले ऊपर रहेंगे, या रिटेंटेड जो रिटेन होता है वो भी रहेंगे. अभी नीचे जा रहा है फिल्टर होके, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड जो फ्रैक्शन है इसको एसिड सोल्यूबल पूल या फिल्ट्रेट बोलते हैं. समझ में आ गया. सो इसके नाम समझ लो, एसिड इनसोल्यूबल, एसिड सोल्यूबल, कौन कौन होता है, कैसे कैसे होता है. इसके लिए आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को समझना है. ओके, जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में क्या सोल्यूबल है, तो डिजॉल्व हो रहे, वो नीचे आ जाएंगे, ऑब्वियसली इधर आ जाएंगे सोल्यूबल वाले. सो इसको एसिड सोल्यूबल पूल बोलते हैं. एंड फिल्ट्रेट हो रहा है तो इसको फिल्ट्रेट भी बोलते हैं. जो रिटेन हो रहा है इसको रिटेंटेड बोलेंगे, या एंड जो इनसोल्यूबल एसिड में सोल्यूबल नहीं है, वैसे के वैसा ही रह रहा है, वो ऊपर आएगा. गॉट इट. तो ये दो फ्रैक्शन हो गए. नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल. मतलब क्या, ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का है ना, इसके हाथ में भी ग्रीन कलर का है, देखो. ओके, सो साइंटिस्ट को इसमें ये, सॉरी ग्रीन नहीं, ब्लू कलर के जो एसिड ब्लू कलर का नहीं होता, मैंने ऐसा इधर लिया है, ब्लू कलर का जो एसिड सोल्यूबल पूल है, इसमें साइंटिस्ट को बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले. ओके, सो कौन से मिले, ये फिर से आ गई है, पूछ रहे कि विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, कौन से हैं. सो चलो साइंटिस्ट आपको बताएंगे कौन से. इन हायर स्टडी यू विल लर्न हाउ टू एनालाइज लिविंग टिश्यू सैंपल एंड अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड. बट अभी आपको टेक्निक्स नहीं है. जैसे कि ये देखो, इसमें क्या होता है, आपको आइसोलेट करते हैं आप. ये देखो, ये वेजिटेबल का टुकड़ा है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड होंगे, तो आपने दो फ्रैक्शन में इसको आइसोलेट किया. फिर अभी एसिड सोल्यूबल का जो है ना, उसमें से आपने हर एक कंपाउंड को सेपरेट किया. समझ में आ गया. सो ये दो टेक्निक, ये फर्स्ट टेक्निक है, ये सेकेंड टेक्निक है. ओके, गॉट इट. ये सेकेंड. तो इन सफिस मतलब एडिक्वेट. ओके, सो आपकी बुक का वर्ड है, डिफिकल्ट लग रहा है तो यू कैन यूज एडिक्वेट वर्ड ऑल्सो टू से हियर दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड. एक एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ये कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर रहा है. देन सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक, ये सेपरेशन टेक्निक कर रहा है. एंड वन हैज सेपरेटेड द कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड. इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट एंड वन प्यूरिफाई द कंपाउंड. समझ में आ गया. मतलब सेकेंड जो फ्रैक्शन में से हर एक कंपाउंड को सेपरेट करना. सो एनालिटिकल टेक्निक मेथड टू आइडेंटिफाई, वही सिर्फ एनालिसिस हमने जो कहा. एंड आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई, मतलब फर्स्ट तो आइडेंटिफाई करना कि कौन से कंपाउंड्स है या एलिमेंट्स है, एंड देन उसकी क्वांटिटी डिसाइड करना. ओके,
So analytical technique when applied to a compound gives us an idea of molecular formula and probable structure of the compound. अगर हमने फिर से इसके एसिड सोल्यूबल के ऊपर एनालिटिकल टेक्निक डाली तो आपको हर एक सेपरेट कंपाउंड मिल जाएंगे, ओके, जिसका आप मोलिकुलर फॉर्मूला आगे चल के स्ट्रक्चर वगैरह डिसाइड कर सकते हो। ओके, नाउ दिस इज अपना जो टिश्यू है वो, उसके अंदर जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। आपको पता है जो कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं उसको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। सो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। एंड व्हाट अबाउट दिस डिफरेंट कंपाउंड्स? ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो हैव सम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट, वाटर। सो इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, सो नाउ हाउ डू वी नो दिस कि आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी टिश्यू में है, ये हमको कैसे पता चलेगा? ओके, सो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने का। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, चलो देखते हैं एक एक। ये लिविंग टिश्यू ले लिया, ओके, इसको पहले वेट करो। ओके, सो वन हैज़ टू वेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, वेट करो, उसको बोलते हैं इसका वेट। ओके, बिकॉज इसके अंदर वाटर बेटर भी है ना। नाउ इसको क्या करना है? ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद उसका सारा वाटर सन ड्राई करने के बाद इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, एज वेल एज आपको इसको बर्न भी करना है, फिर वाटर होने के बाद ड्राई हो जाएगा। नाउ यू हैव टू बर्न इट। बर्न करने के बाद आपको ऐसी ऐश मिलेगी। ओके, नाउ यू हैव टू वेट। ओके, इसका भी वेट करना है। सो ये हो गया इसका ड्राई वेट, बिकॉज पानी सब चला गया, सब मटेरियल चला गया, सो इसका हो गया ये ड्राई वेट। अभी थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो ओके, जो कार्बन कंपाउंड अगर जब आप बर्न करोगे ना, ओके, तब क्या होगा? जो कार्बन कंपाउंड्स है वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड चले जाएंगे। सो कार्बन कंपाउंड चले गए इन दो फॉर्म में, ओके, इवेपोरेट होके एंड वो रिमूव हो गए। सो जो रिमेनिंग मटेरियल है इसको बोलेंगे हम ऐश। ओके, सो इसको बोलते हैं हम ऐश। ओके, नाउ ऐश के अंदर आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट। ओके, सो ये आपको सारे एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में मिल जाएंगे। गॉट इट? मतलब क्या, जो एक सैंपल है उसके अंदर के कार्बन कंपाउंड को आप बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड इनऑर्गेनिक कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर बेटर जो है उसको बोलेंगे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दोनों कंपाउंड होते हैं। गॉट इट? Elemental analysis gives the elemental composition of a living tissue in the form of carbon, hydrogen, chlorine, carbon. Okay, and analysis for a compound gives us an idea of kind of organic and inorganic constituent present in the कौन से टाइप के होते हैं। Got it? ये छोड़ दो, ये बकवास लाइन थी। नाउ आपको देखना है कि ये चार्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आपकी टिश्यू में प्रेजेंट है। ओके, सो सबसे पहले सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर तो प्रेजेंट ही है, देन सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। ओके, सो ये सारे कंपाउंड आपके इसमें प्रेजेंट हैं। ओके, अगर आपको इसका शॉर्ट फॉर्म देखना है सो हमारा शॉर्ट वीडियो देख लेना। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यानी कि क्या, कार्बन कंपाउंड, अगर आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे सो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे आप केमिस्ट्री में डिवाइड करते हो? यू हैव अ सेपरेट चैप्टर्स लाइक अल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह वगैरह। बट अगर बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासीफाई करते हैं तीन में। फर्स्ट है अमाइनो एसिड, सेकेंड है फैटी एसिड एंड थर्ड है न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ओके, सो एक करके हम लोगों को पढ़ना है ये सब। ओके, उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट जान लो, पॉलीमर एंड मोनोमर क्या होता है। ये देख लो, इधर क्या है, एक सिंगल यूनिट है। ओके, ये ज्वाइन होके दो बन गए और ये ज्वाइन होके पूरा एक बड़ा सा यूनिट बन गया। ओके, सो बेसिक यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर। ओके, एंड मोनोमर जॉइन टू फॉर्म और लार्जर मॉलिक्यूल्स, ओके, लार्जर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पॉलीमर। ओके, जैसे कि अमाइनो एसिड एक मोनोमर है, वो ज्वाइन होके बनाता है प्रोटीन। ओके, हम सब देखेंगे, सबसे पहले हम सब मोनोमर देखेंगे एंड देन पॉलीमर। गॉट इट? तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अमाइनो एसिड। ओके, ध्यान दो, अमाइनो एसिड पे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे हैं सब अमाइनो एसिड, देन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह वो सब। ओके, गॉट इट? अभी बेसिक्स आइडिया समझ में आ गया। अमाइनो एसिड क्या है? मोनोमर है जो कंबाइन होके बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन इज अ पॉलीमर।
ओके। सो अमाइनो एसिड, एक एक लाइन समझ लो। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप। अभी अमाइनो ग्रुप क्या है, ये है अमाइनो ग्रुप, दिख रहा है। ओके, सो दिस वन इज NH2। ओके, ये है अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। ओके, एंड दूसरा है ये COOH वाला एसिडिक ग्रुप बोलते हैं इसको। ओके, एंड ये जो है वो एक ही कार्बन को अटैच होते हैं। ओके, सो इसको ना अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ओके, सो हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। समझ में आ गया, गॉट इट। सो अमाइनो एसिड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप, ओके, एंड एसिडिक ग्रुप, ओके, जो सेम कार्बन से अटैच होते हैं। अभी मीथेन का स्ट्रक्चर देख लो, कार्बन है उसके ऊपर, मीथेन जनरली क्या होता है, मीथेन CH4 होता है मीथेन, मतलब तो कार्बन को 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है। ओके, अभी अगर अमाइनो एसिड में मैंने ये हाइड्रोजन को NH2 से क्या सब्सटीट्यूट किया, ये हाइड्रोजन को मैंने COOH से सब्सटीट्यूट किया। ओके, तो बन गया अपना अमाइनो एसिड। सो दैट्स वाई इसको सब्सटीट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं, बिकॉज मीथेन के हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं एसिडिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप से। सिंपल, गॉट इट। अभी ये एसिडिक ग्रुप जो है ना, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, अपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा। ओके, नाउ देयर आर 4 सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी। अभी कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 है, तो 4 ग्रुप रहेंगे इधर। ये तो हो गया अमाइनो ग्रुप फर्स्ट, दूसरा हो गया एसिडिक या कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, एंड नेक्स्ट रहता है ये जो है H, इधर तो H दिया है, स्क्वायर दिया है Q, इसको ना R ग्रुप बोलते हैं या वेरिएबल ग्रुप बोलते हैं। समझ में आ गया। ओके, एंड एक रहेगा हाइड्रोजन। सो ये 4 ग्रुप रहते हैं इसके अंदर। अमाइनो हाइड्रोजन तो नॉर्मल ही रहेगा, अमाइनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड R ग्रुप। ओके, नाउ बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ R ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड्स। जैसे कि ये देखो, ये है ग्लाइसिन। ओके, इसमें वेरिएबल ग्रुप है हाइड्रोजन, इसमें वेरिएबल ग्रुप है मीथेन, इसमें वेरिएबल ग्रुप है मिथाइल अल्कोहल। ओके, OH यानी अल्कोहल ना, सो मिथॉक्सी अल्कोहल भी बोलते हैं। सो नाउ दीज ऑकर इन, सो डिपेंडिंग अपॉन, अभी ये R ग्रुप अलग अलग होता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ओके, सो टोटल ये प्लीज याद रख लो कि वैसे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं नेचर में, मोर देन 100, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, बाकी के ऐसे ही एज अ अमाइनो एसिड रहते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया। नाउ R ग्रुप इन दिस प्रोटीन वाले जो अमाइनो एसिड है, ओके, इसमें R ग्रुप रहता है हाइड्रोजन। जैसे अगर हाइड्रोजन R ग्रुप रहा तो उसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ओके, देन अगर मिथाइल रहा तो उसको बोलते हैं अलानिन, एंड हाइड्रोक्सी मिथेल और मिथेल हाइड्रोजन रहा तो उसको बोलते हैं सीरिन। मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, रहा तो उसको बोलते हैं सीरिन। ओके, गॉट इट। सो ये हो गए इसके डिफरेंट डिफरेंट R ग्रुप्स, और R ग्रुप के हिसाब से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। Got it? Now chemical and physical properties of amino acids are essentially of depends on कौन से ग्रुप पे डिपेंड होगी, ऑब्वियसली अमाइनो ग्रुप पे रहेगी, कार्बोक्सिल ग्रुप पे रहेगी, एंड R। सो इसके ऊपर मतलब क्या, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड रहता है। गॉट इट। नाउ अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ओके, इसके हिसाब से इसके ना 3 टाइप का, कुछ कुछ एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। सो एसिडिक अमाइनो एसिड मतलब क्या, pH इसका बहुत ज़्यादा है, तो ये कौन रहेगा, ग्लूटामिक एसिड, इट्स अ एसिडिक अमाइनो एसिड। दूसरा है बेसिक अमाइनो एसिड, कौन रहता है, लाइसिन, लाइसिन इज अ बेसिक अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन रहता है, वैलिन, वैलिन इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। समझ में आ गया। नाउ देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, जैसे कि ये रिंग स्ट्रक्चर वाले टायरोसिन, फिनिलअलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। सो दीज आर द एरोमेटिक अमाइनो एसिड रिंग स्ट्रक्चर वाले। आपको स्ट्रक्चर ये दिए नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ पर्टिकुलर, अभी ये अमाइनो एसिड के पास ना पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आयोनाइजेबल नेचर होता है। मतलब क्या, ये इधर का जो H है ये इधर चला जाता है, इट मेक्स द आयन। ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, ये देखो पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस आयंस डेवलप होते हैं, आयोनाइजेबल नेचर होता है, इसको ज्विटर आयंस भी बोलते हैं।
Okay, so hence in a solution of a different pH, the structure of amino acid changes. Okay, now हमने amino acid देख लिया. Now we'll see the second monomer, that is a fatty acid. Okay, so fatty acid and glycerol मिला के बनाते हैं लिपिड. Got it? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिला के बनाते हैं लिपिड, यानी कि क्या, अपने फैट्स. गॉट इट? सो ये देखो इतने सारे लिपिड्स आपको स्टडी करने हैं. लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते. आपको पता है ऑयल वाटर में सोल्यूबल होता है क्या? नहीं होता. तो दे आर इनसोल्यूबल. एंड ये जो लिपिड्स है ये सिर्फ फैटी एसिड भी रह सकते हैं या फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन भी रहते हैं. हम क्या है वो देखेंगे. ओके, सबसे पहले उसका जो फर्स्ट यूनिट है फैटी एसिड उसको देखते हैं. सो फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप. ये जो फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड समझ में आ गया. सो इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, सेम लाइक अमाइनो एसिड COOH ग्रुप. एंड दूसरा ग्रुप होता है R ग्रुप. सिंपल, ये जो है पूरा R ग्रुप. ओके, ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप एंड बाकी का होता है R ग्रुप या वेरिएबल ग्रुप. R कुड भी कोई भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, CH3 इथाइल हो सकता है, या इवन हाइयर R ग्रुप भी हो सकते हैं. अप टू 1 कार्बन से 19 कार्बन तक R ग्रुप हो सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखो पाल्मिटिक एसिड जो है ना, इसके अंदर 16 कार्बन से इंक्लूडिंग ये कार्बोक्सिल का कार्बन भी मिला के. कैसे काउंट करते हैं, ये देखो ये 14 है, इधर 14 लिया, मतलब कार्बन कितने होंगे, 14 होंगे. 14, ये एक 15 और ये एक 16. सो 16 कार्बन होते हैं. ये कार्बोक्सिल का मिला के ही कार्बन काउंट करते हैं. ओके, ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड. दूसरा है एराकिडोनिक एसिड. इसमें 20 कार्बन्स होते हैं. अगेन ये कार्बोक्सिल का कार्बन मिला के 20 कार्बन्स होते हैं इसमें. ओके, गॉट इट? पाल्मिटिक एसिड. नाउ फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड, लाइक देखो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होंगे, विदाउट डबल बॉन्ड. ओके, या अनसैचुरेटेड जिसमें विथ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड वाले होंगे. ओके, सैचुरेटेड ये अगेन एनसीईआरटी के नहीं है तो याद मत रखो. अगेन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड वाले रहते हैं. गॉट इट? सो डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड. गॉट इट? अनदर सिंपल लिपिड, ये हो गया फैटी एसिड. ओके, सो कुछ लिपिड ऐसे फैटी एसिड मिला के भी बड़े बड़े लिपिड बनाता है. ओके, अभी दूसरा लिपिड का स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल. ओके, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. ये देखो ग्लिसरॉल. अभी प्रोपेन पता है, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं. मीथेन, इथेन, प्रोपेन पता है ना. ओके, सो ये OH ग्रुप जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप. एंड इसके पास 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्रोपेन. ओके, सो ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप. सो इसके पास 3 OH ग्रुप वाला प्रोपेन है ये. सिंपल. सो इट इज़ अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल. गॉट इट? सो मेनी लिपिड्स, अभी ग्लिसरॉल मिला के भी बहुत सारे ग्लिसरॉल कंबाइन होके भी लिपिड बनते हैं. मतलब क्या, लिपिड का मोनोमर ग्लिसरॉल भी हो सकता है या फैटी एसिड भी हो सकता है. बट बहुत सारे लिपिड्स जो होते हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड. समझ में आ गया? ये देखो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन बना के लिपिड बनते हैं. इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड या क्या होते हैं. ओके, सो इसमें क्या होते हैं, जो फैटी एसिड होता है वो ग्लिसरॉल से ईस्टर बॉन्ड बनाता है. ओके, दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड अपॉन मेल्टिंग पॉइंट. ऑयल का जो है मेल्टिंग पॉइंट लोअर है. ओके, एक जिंजली ऑयल. एंड हेंस ऑयल विंटर में भी मतलब वैसे के वैसा रहता है. ओके, नाउ सम लिपिड्स हैव फॉस्फरस स्ट्रक्चर्स. ओके, सो ये आपके बुक में दिया है फॉस्फर रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड. देखो इधर देखें, ये लिपिड ही है. ओके, सो ये देखो ये क्या है, प्रोपेन, ये O. ओके, प्रोपेन का OH. ओके, OSF. ये देखो ये प्रोपेन है बेसिक स्ट्रक्चर. इसका हाइड्रोजन में क्या होता है, ईस्टर बॉन्ड तैयार होता है. ये देख रहे हो इधर OH रिप्लेस होके गॉट इट, ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं. एंड इसमें क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, यू विल गेट फॉस्फरस. फॉस्फरस दिख रहा है इधर P. सो जिसमें P होते हैं उसको बोलते हैं, P यानी क्या, फॉस्फरस होते हैं उसको बोलते हैं हम
फॉस्फोलिपिड, इसका कॉमन एग्जांपल है लेसिथिन। ये आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा, आपको बहुत बार पढ़ा भी है ना, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। नाउ सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड विथ मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले लिपिड होते हैं। ओके गॉट इट। हम इधर फिर से आएंगे एक बार। ओके सो इसमें ईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, देखो ये है प्रोपेन, मतलब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। ओके ये वाला स्ट्रक्चर है ये, गॉट इट। नाउ इसके जो H है वो रिप्लेस होते हैं एसिड से, COOH वाला ग्रुप से। ओके सो ये देखो इसमें ये वाला जो है वो ईस्टर बॉन्ड है, ये वाला जो है वो ईस्टर बॉन्ड है, ये वाला जो है वो ईस्टर बॉन्ड है। ओके एंड R1 R2 R3 क्या है, फैटी एसिड से, कोई भी फैटी एसिड हो सकते हैं, समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, ये प्रोपेन है, ये ईस्टर बॉन्ड है, ये प्रोपेन है, ये ईस्टर बॉन्ड है, एंड ये R1 R2 R3 दीज आर दी फैटी एसिड्स। ओके अभी इसमें ना तीन स्ट्रक्चर है ना। ओके सो इसको क्या बोलते हैं, तीन फैटी एसिड हैं, सो इसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ओके वैसे ही डाइग्लिसराइड भी होते हैं, मोनोग्लिसराइड भी होते हैं। मतलब क्या, ग्लिसरीन में खाली सिर्फ एक ही जो है वो फैटी एसिड से रिप्लेस होता है, गॉट इट। ओके अभी अगर इधर देखा जाए तो ये R1 R2 क्या है, फैटी एसिड है, एंड ये जो थर्ड वाला है R3 इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फरस है। ओके गॉट इट। सो नाउ हमने फैटी एसिड फिनिश कर लिया, विल सी द न्यूक्लियोटाइड बेसिस। आई नो थोड़ा बोर हो जाता है ये चैप्टर, बट अगेन आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन इससे आते हैं 4 क्वेश्चन, 16 मार्क्स। तो अगेन जो आपकी अभी नेक्स्ट जो देखने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस, इसमें क्या है, जो आपकी बॉडी का DNA एंड RNA है ये बनता है इससे, न्यूक्लियोटाइड बेसिस से ये बनता है, got it। So living organism have number of carbon compounds in which heterocyclic ring can be found। okay जैसे कि देखो some are nitrogenous bases होते हैं, जैसे कि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ओके सो ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है, मतलब क्या, ऐसे रिंग टाइप के कंपाउंड है। ओके अभी ये एडिनिन का स्ट्रक्चर इधर ले लिया, अगर ये एडिनिन को, ये क्या है, आपके एडिनिन को अगर शुगर अटैच है, ओके लेट्स से ये पेंटोज शुगर है, अगर ये शुगर का स्ट्रक्चर है, सो ये शुगर अटैच है, तो इसको आप बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ओके न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि अगर शुगर अटैच रहा एडिनिन को तो इसको बोलते हैं एडिनोसाइन। देन ये यूरासिल को अगर शुगर अटैच रहा तो इसको बोलते हैं हम यूरेडिन। सो दीज आर न्यूक्लियोसाइड, गॉट इट। अगर उसमें, अभी नेक्स्ट देखते हैं, अगर उसमें ये फॉस्फेट ग्रुप भी रहा, लेट्स से एडेनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, सो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड। वैसे ही रहता है थायमिडाइलिक एसिड, हम चार्ट में देखेंगे। ओके सो ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो प्लीज़। ओके नाइट्रोजनस बेसिस यानी कि क्या, ये सिर्फ बेसिस जो स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग वाला या सिंगल रिंग वाला, सो इसमें 5 बेसिस रहते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ओके अगर उसके साथ शुगर अटैच रहा तो हम बोल लेंगे एडिनोसाइन, गोनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन एंड थाइमिडीन। अगर इस शुगर बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप रहा तो इसको बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड थाइमिडाइलिक एसिड। ओके गॉट इट। अभी न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA, ये DNA एंड RNA कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। सो DNA फंक्शन एज अ, ये आपको पता है, ये दोनों एज अ क्या करते हैं, एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं। इन मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डील विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग मटेरियल, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। सो अभी अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो देखना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं वो देखना है। ओके सो हमने केमिकल एनालिसिस पढ़ लिया, उसमें से ये 3 पढ़ लिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, आपको पता है, कार्बन कंपाउंड। अभी इस बायोमोलिक्यूल को ही हम बोलते हैं, ओके अभी इस बायोमोलिक्यूल को ही हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। बायोमोलिक्यूल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमाइनो एसिड, शुगर वगैरह, एंड वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल्स एज अ मेटाबोलाइट्स, इसको ही हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं।
नाउ एनिमल टिश्यू हैव कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स लाइक शुगर भी है इनके पास, ओके, देन अमाइनो एसिड्स भी है, फैटी एसिड भी है एंड न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस भी है. सो ये जो चार है इसको बोलेंगे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. गॉट इट. सो प्लांट, fungal and microbial cells, okay, have thousands of compounds other than these primary metabolites. जैसे कि अल्कोलॉइड्स होते हैं, फ्लैविनोइड्स, मतलब बहुत सारे इसेंशियल ऑयल, रबर बनते हैं, एंटीबायोटिक बनते हैं, पिगमेंट्स यानी कलर्स होते हैं, सेंट होते हैं, गम, स्पाइसेस होते हैं. इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. समझ में आ गया? मतलब जो हम बेसिक पढ़ लिए वो छोड़ के जो होता है प्लांट बॉडी के अंदर, ओके, जैसे कि गम, रेजिन मिलते हैं, वो रबर मिलता है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट. ओके, सो चलो देखते हैं प्लांट के अंदर कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं. पिगमेंट्स यानी कलर्स, कलर्स में होते हैं कैरोटीनॉइड्स, एंथ्रोसाइनिन, ओके, और भी बहुत सारे हैं, आपको एग्जाम्पल इतने दिए. अल्कलॉइड्स में होते हैं मॉर्फिन, कोडिन. टर्पेनॉइड्स में होते हैं मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन. इसेंशियल सॉल्ट में होते हैं लेमन ग्रास ऑयल और बहुत सारे ऑयल्स. ओके, टॉक्सिन्स में होते हैं एब्रिन एंड राइसिन. लेक्टिन्स में होते हैं कॉन्कैनावैलिन ए. ड्रग्स में होते हैं विनबास्टिन, कर्क्यूमिन. पॉलीमेरिक में होते हैं रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज. सो ऑल दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अगर डिफरेंस पता कर लो तो क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इंक्लूड होते हैं शुगर, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस से. सो ये सिर्फ आपको एनिमल टिश्यू में ही मिलेंगे ज़्यादातर, सिर्फ नहीं, एनिमल टिश्यू में प्लस प्लांट वगैरह में भी मिलते हैं. और इसका काम है अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन करना, जो नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस है वो करना. सेकेंडरी देखा जाए तो अल्कलाइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, इसेंशियल ऑयल, पिगमेंट्स, एंटीबायोटिक, गम, सेंट, स्पाइसेस सारे होते हैं. ये आपको प्लांट, फंगल एंड माइक्रोब्स में मिलते हैं. इसका ना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या, हम इससे पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट, पिगमेंट से ये सब मिलता है आपको. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ओके, सो अपने को अभी तक समझ में आ गया व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मतलब जो अभी तक हमने पढ़े वो सारे. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टॉपिक, बायो मैक्रोमोलिक्यूल. ओके, नाउ अगेन फिर से आ जाओ ये एसिड सोल्यूबल एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल के पास. गॉट इट. नाउ देयर आर सम कॉमन features, okay, some one feature common to all those compounds found in acid soluble pool. ओके, सो क्या है कि इनका जो वेट होता है ना, ऑब्वियसली ये फिल्टर हो रहा है तो कम वेट वाले ही होंगे, तो इनका जो वेट होता है ना वो कम होता है. अप्रोक्सीमेटली कितना इधर आएगा देखो, 18 to 800 डाल्टन. ओके, 18 से 800 डाल्टन के बीच में इनका वेट होता है. मतलब 800 डाल्टन के छोटे, 800 डाल्टन के नीचे वाले छोटे वाले सब इधर प्रेजेंट रहेंगे, इधर प्रेजेंट रहेंगे. ओके, एसिड सोल्यूबल पूल में. सो एसिड इनसोल्यूबल जो पूल है, जो बड़ा वाला है, उसमें कौन कौन रहते हैं, उसमें जो मॉलिक्यूलर वेट जिनका 10,000 से ज़्यादा है वो जनरली इधर प्रेजेंट मिलेंगे आपको. गॉट इट. सो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हैज़ 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, polysaccharides and lipids. Okay, except lipids all have molecular range, okay, 10,000 से 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है. गॉट इट. मतलब क्या, समझ लो, जो ऊपर वाला जो पॉलीमर है वो आपको इधर मिलेंगे पॉलीमर, एंड जो मोनोमर है वो आपको इधर फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल में मिलेंगे. समझ में आ गया. अभी पॉलीमर, मोनोमर तो हमने देख लिया. ओके, ये वाला न्यू है, आपको ये समझ लो. लिपिड का मोनोमर है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. प्रोटीन का मोनोमर है अमाइनो एसिड. न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस, एडेनिन वगैरह वगैरह वो वाले. ओके, एंड ये पॉलीसैकेराइड यानी शुगर का मोनोमर है मोनोसैकेराइड. ओके, सो ये सारे जो है, ये जो छोटे वाले हैं ये अपने को मिलेंगे नीचे वाले जो फिल्टर होंगे. ओके, एसिड सोल्यूबल में. और ये जो ऊपर वाले हैं जो बड़े बड़े, ओके, बिकॉज ये बड़े साइज से है ना, दैट्स वाई ये फिल्टर नहीं हो पा रहे, सिंपल. सो ये आपको मिलेंगे ऊपर वाले सेक्शन में. समझ में आ गया. गॉट इट. सो इनको जो ऊपर वाले मिलते हैं इनको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल. ऑब्वियसली आपको माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस तो पता होगा, ये ए एंड ये आई. ओके, सो मैक्रो जो कंपैरेटिव वर्ड्स है ये दोनों, अगर आपको कुछ चीज़ को बड़ा है बताना है तो वी यूज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, एंड छोटा है बताना है तो वी यूज़ माइक्रो मॉलिक्यूल. सो इनको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, सिंपली मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं बड़े वाले को. एंड ये जो छोटे साइज के हैं नीचे गिर रहे हैं उनको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स. समझ में आ गया.
सो यही बताना है इधर, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी अगेन समझ लो, ये जो है इनका वेट 10,000 से डाल्टन से ज़्यादा है एंड इनका वेट है छोटे वाले का 18 से 800 डाल्टन के बीच में। समझ में आ गया? गॉट इट? सो इधर तक समझ में आ गया। फर्स्ट फ्रैक्शन एसिड इनसोल्यूबल। अभी एसिड इनसोल्यूबल में कौन कौन मिलेंगे आपको? पॉलीसैकेराइड्स मिलेंगे, लिपिड्स मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो सारे मिलेंगे, सारे पॉलीमर्स मिलेंगे। ओके, गॉट इट? प्रोटीन को मैंने डाउट किया है, क्या डाउट है हम नेक्स्ट ही देखेंगे। एंड इधर जो नीचे वाला है ब्लू कलर का, इसमें मिलेंगे आपको सभी के मोनोमर्स, जैसे कि मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, बेसिस एंड अमीनो एसिड। समझ में आ गया? गॉट इट? अभी जो है लिपिड का क्या मामला है देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है। द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। सो एक्सेप्ट लिपिड्स क्यों बोला है इन्होंने? ओके, देखो लिपिड को एज सच वो एसिड इंसोल्यूबल में कंसिडर करते हैं, बट लिपिड का जो वेट है ना वो 10,000 डाल्टन नहीं है और उससे ज़्यादा नहीं है। गॉट इट? सो द मॉलिक्यूल इन इनसोल्यूबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक। ओके, सो लिपिड क्या है? पॉलीमर नहीं है एज सच। समझ में आ गया? ओके, क्यों नहीं है और वो बड़ा क्यों है, इधर क्यों डाला है, लिपिड का चक्कर क्या है, चलो देखते हैं एक एक करके। ओके, इसके रीजंस देखते हैं क्या हो सकते हैं। आई एम सो सॉरी। वाई डू लिपिड हुज मोलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड, जिसका मोलिकुलर वेट 800 से ज़्यादा नहीं, अगर लिपिड का एक मोलिक्यूल देख लो तो उसका एज सच वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है, तो आइडियली ज़्यादा नहीं है तो इसको इधर आना चाहिए था ना। ओके, बट वो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आता है, मैक्रो मोलिक्यूल कंसिडर होता है। ये क्यों कंसिडर होता है? क्योंकि देखो एज सच लिपिड वेट छोटा है, बट इसका एक प्रॉब्लम है, क्या है देखो, मॉलिक्यूलर वेट तो छोटा है, ओके, बट ना ये डिग्रेड नहीं होता, ऐसे सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं रहता। लेट्स कंसीडर आपको लिपिड कहाँ से मिलता है? सेल मेम्ब्रेन से मिलता है, इधर देखा, ओके, या अदर मेम्ब्रेन, कोई भी सेल मेम्ब्रेन रही या किसी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन भी रहे, माइटोकॉन्ड्रिया की वगैरह, उसका मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड से, लिपिड। ओके, अगर जब आप इसको ग्राइंड करोगे वो अपने मोटर और पीसर वाली टेक्निक से, ओके, सो क्या होगा, सेल स्ट्रक्चर जो है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वो डिस्टर्ब होगा। ओके, एंड सेल मेम्ब्रेन ऐसे पीसेस में ब्रोक डाउन हो जाएगी। ओके, एंड आगे चल के फिर वो क्या करेगी, ऐसी वेसिकल फॉर्म करेगी। वेसिकल यानी कि क्या, हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा है, वेसिकल यानी कि क्या, ऐसी बैग होती है जिसके अंदर लिक्विड होते हैं। ओके, सो वेसिकल मतलब क्या, ये लिपिड का वेसिकल रहेगा, मतलब क्या, एक बैग रहेगी जिसके अंदर लिपिड भरा रहेगा। गॉट इट? सो ओके, सो ये लिपिड क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। दैट्स वाई इसके अंदर क्या है, एक बैग के अंदर छोटे छोटे लिपिड्स भरे हैं ना, तो अपन वो छोटे छोटे लिपिड सेपरेट नहीं कर सकते, समझ लो। ओके, सो दैट्स वाई इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाता है, दैट्स वाई वो ऊपर रहता है। समझ में आ गया? मतलब ये एक अगर ले लो लिपिड का, एक लिपिड का मॉलिक्यूल ले लो तो इसका वेट 800 डाल्टन तक ही रहेगा। ओके, बट ऐसे बहुत सारे रहेंगे ना, 800 800 800 800 800 800, तो मिला के पूरा वेसिकल का वेट 10,000 से ज़्यादा हो जाता है। सो दैट्स वाई वी हैव टू पुट देम इनटू अपर ग्रुप, जो बड़ा वाला ग्रुप है इधर करना है। ओके, नाउ दीज मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड अलोंग एसिड इंसोल्यूबल पूल एंड हेंस दे आर मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शंस। दैट्स वाई ये मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में आते हैं। समझ में आ गया? मतलब लिपिड एज सच सेपरेट मॉलिक्यूल में नहीं रहता, वो रहता है वेसिकल के अंदर। गॉट इट? नाउ लिपिड्स डू, ओके, सो एज सच देखा जाए तो लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बिकॉज उसका वेट 800 डाल्टन से कम है। ओके, अगर एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स, अगर आपके मतलब सेल के हिसाब से देखोगे तो जो एसिड सोल्यूबल पूल है, ओके, मतलब अमाइनो एसिड वगैरह जो छोटे छोटे मिलते हैं ना, अमाइनो सारे मोनोमर्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, बेसिस वगैरह, वो आपको जनरली साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं, बिकॉज ये छोटे होते हैं ना, डिसॉल्व रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ओके, ये आपको साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं एंड ऑर्गेनेलिस के अंदर भी मिलते हैं, मतलब बड़े वाले जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन जो ऊपर बना रहता है ना वो। ओके, नाउ टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। ओके, सो ये इतनी इंपॉर्टेंट कुछ स्लाइड नहीं है। तो
इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अबंडेंस मतलब कौन कितना ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे वाटर। सो चलो इसका चार्ट पढ़ते हैं, हमारी सेल में कौन कितने परसेंटेज में रहता है। सो हमारी सेल में सबसे ज़्यादा रहता है साइटोप्लाज्म में वाटर 70 to 90%, देन रहता है प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% एंड देन सारे आयंस रहते हैं 1%। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट अगेन। अभी तक आपने ये तो समझ लिया। ओके, एंड हमने मोनोसैकेराइड का आपकी बुक में कुछ दिया नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट आपकी बुक में फैटी एसिड पढ़ लिया हमने, न्यूक्लियोटाइड बेसिस पढ़ लिए एंड अमाइनो एसिड पढ़ लिया। ओके, अभी हमको एक एक करके ये सारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो पढ़ने हैं। गॉट इट? ओके, सो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। मतलब क्या, आपको इतना तो पता है प्रोटीन का सिंगल यूनिट है ये अमाइनो एसिड। ओके, सो ये देखो, ये एक अमाइनो एसिड ऐसे कंबाइन होके दूसरे अमाइनो एसिड से कंबाइन होके बनाता है पॉलीपेप्टाइड। ओके, अब इसको पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दोनों जो दो प्रोटीन है एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। गॉट इट? इधर लिखा है देखो पेप्टाइड बॉन्ड, दैट्स वाई इसका नाम पॉलीपेप्टाइड भी दिया है इसके बॉन्ड के ऊपर। समझ में आ गया? सो प्रोटीन्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। सो अमाइनो एसिड, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। नाउ ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, सो मैंने कहा ना टोटल बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड है, बट उसमें से देखा जाए तो अगर उसमें से देखा जाए तो 20 जो अमाइनो एसिड्स है ना, जैसे कि हमने देख लिया अलानिन, ग्लाइसिन, सीरीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, प्रोलीन। सो ये सारे अमाइनो एसिड अपना प्रोटीन बनाते हैं। सो अगर प्रोटीन देखा जाए तो ना वो किसी सेम अमाइनो एसिड से नहीं बनता। मतलब क्या, ऐसे ग्लाइसिन मिला के एक प्रोटीन बन रहा है, ऐसे नहीं होता। सारे ऐसे डिफरेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। सो दैट्स वाई इसे को बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। होमो एंड हेट्रो आपको पता हो गए वर्ड्स। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। सो हेट्रो मतलब क्या होते हैं? डिफरेंट अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर, दैट्स वाई ये हेट्रोपॉलीमर है। एंड होमोपॉलीमर किसको बोलते हैं? अगर सेम ही मोनोमर यूनिट रिपीट हो रहा तो उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। सो होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर एंड रिपीटिंग n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर तक वो रिपीट होता है। अमाइनो एसिड कैन बी इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। मतलब क्या, दो टाइप की है अमाइनो एसिड। इसे नॉन इसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी बना सकती है, दैट्स वाई दे आर नॉन इसेंशियल टू अस। इसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, अपने को वो थ्रू डाइट लेना ही पड़ता है। तो इसको इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं बिकॉज वी नीड इट। अभी फंक्शन क्या है प्रोटीन के वो देखते हैं। एक तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, आपने पढ़ा है। सेल मेम्ब्रेन ये जो पार्ट है ये लिपोप्रोटीन से बना होते, ये लिपिड से बना होते हैं। हेड एंड टेल, एंड इसके अंदर ये जो होता है प्रोटीन, अगर कोई मॉलिक्यूल आ गया तो वो प्रोटीन से पास आउट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज पता है आपको, जो इन्फेक्शन से फाइट करती है। ये एंटीबॉडीज प्योरली बनी होती है प्रोटीन से। ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ना, दे फाइट विथ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है कुछ प्रोटीन जो है वो एज अ हार्मोन भी बॉडी के अंदर रहते हैं, जो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन करते हैं। एंड कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। अभी एंजाइम्स क्या करते हैं, विल सी लैटर। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और भी कुछ एग्जाम्पल है, ये तो बेसिक रह गए, और भी एग्जाम्पल है जैसे कि कोलेजिन। सो ये कोलेजिन जो हमारे बोन टिश्यू है, इसमें सेल, दोनों के सेल के बीच का ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो कोलेजिन करता है। ट्रिप्सिन जो है वो एक एंजाइम है। इंसुलिन है, इंसुलिन ये एक प्रोटीन वाला हार्मोन है। ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। एंटीबॉडीज प्रोटीन नेचर के होते हैं। ये इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। देन रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कि टेस्ट, स्मेल, हार्मोन वाला। सो ये प्रोटीन से बने होते हैं। ग्लूट4 जो है, सो ये अगेन एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे कि सेल का। सो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, सेल ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लूट4 एक प्रोटीन है। सो कोलेजिन जो है
वो एनिमल के वर्ड का, इधर दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये सारे एनिमल्स दिख रहे हैं। सो कोलेजिन जो है वो एनिमल वर्ड का सबसे अबंडेंस मतलब सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन है। एंड रूबिस्को जो है राइबुलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेस जो है वो हमारे धरती के ऊपर का, बायोस्फीयर के ऊपर का सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन है। ओके, गॉट इट। अभी हमने क्या देख लिया, प्रोटीन देख लिया। नाउ विल सी पॉलीसैकेराइड्स। ओके, मोनोसैकेराइड हमने नहीं देख लिया, बट मोनोसैकेराइड पता करना हो तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज आर मोनोसैकेराइड। ओके, गॉट इट। सो एसिड इनसोल्यूबल पैलेट्स आल्सो कंटेन्स पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को बहुत सारे नाम है, कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं, स्टार्च भी बोलते हैं। ओके, गॉट इट। नाउ पॉलीसैकेराइड्स क्या है, शुगर। ओके, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। ओके, शुगर की लॉन्ग चेन है। दे आर थ्रेड, लिटरली कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। ये देख लो, ये ग्लूकोज है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे ज्वाइन करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंपल मोनोसैकेराइड। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है इन्यूलिन। इन्यूलिन एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर है फ्रुक्टोज। सो फ्रुक्टोज आ गया देखो नीचे। ओके, सो फ्रुक्टोज ज्वाइन हो के एक होमोपॉलीमर बनता है, इसको बोलते हैं हम इन्यूलिन। गॉट इट। नाउ दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल इज अ स्टार्च। ये दिख रहा है स्टार्च इधर। ओके, तो स्टार्च प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट। सो एनर्जी है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी मतलब प्लांट टिश्यू में एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होती है। ओके, स्टार्च को ऐसा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। ओके, ये देखो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सो स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च की एक टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट, I2 टेस्ट। I2 मतलब आयोडीन। ओके, सो स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शन एंड स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। अभी ये क्या है देखो, मैंने एक सैंपल ले लिया। अभी इस सैंपल में आपको देखना है कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, सो इसके लिए क्या करें, ऊपर से आयोडीन डाल दिया। ओके, अगर स्टार्च प्रेजेंट रहा तो वो ब्लू कलर का होता है, इधर दिया देखो ब्लू कलर। ओके, अगर स्टार्च प्रेजेंट ना रहा तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। ओके, सो अभी ये क्यों है, बिकॉज आयोडीन जो है वो जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर रहते हैं ना, इसके अंदर के इधर जाके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, ये आयोडीन जो है हमारा इधर जाके हेलिकल सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर में जाके क्या करता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। एंड जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या करता है, ब्लू लाइट जो है उसको एब्सॉर्ब करता है। दैट्स वाई ये ब्लू कलर देगा आपको, मतलब सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का बन जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट स्टार्च। अभी तक हमने दो पॉलीमर पढ़े। ओके, पॉलीसैकेराइड पढ़े, इन्यूलिन जो फ्रुक्टोज का है एंड स्टार्च। गॉट इट। अभी से थर्ड पढ़ेंगे सेल्यूलोज, बहुत काम आता है अगेन ये। ओके, सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। ये है ग्लूकोज का पॉलीमर। गॉट इट। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड consisting of only one type of monosaccharide, that is glucose. Got it? Okay, now cellulose is a homopolymer. Obviously सारे homopolymer होंगे। now cellulose does not contain complex, cellulose के पास ऐसे complex helixes जो starch के पास थे ना वो नहीं है। दैट्स वाई वो जो आयोडीन टेस्ट है ना ये सेल्यूलोज नहीं दिखाता है, बिकॉज इसके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही नहीं है। ओके, आपको पता है प्लांट सेल वॉल जो बनी होती है सेल्यूलोज से बनी होती है, एंड यही सेल्यूलोज से हम मेड अप फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोजिक। सो यही से हम ऑब्वियसली हम प्लांट से पेपर बनाते हैं, बिकॉज वी हैव अ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज से ही बनता है। ओके, गॉट इट, मतलब जो पेपर बनाते हैं वो। ओके, सो तीन हो गए, इन्यूलिन, स्टार्च, सेल्यूलोज। अभी हम फोर्थ पे चलेंगे, दैट इज ग्लाइकोजन। ओके, ग्लाइकोजन। तो ये जो है एनिमल की बॉडी का स्टोर हाउस है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इस पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में, दैट इज ग्लाइकोजन। So in this polysaccharide chain like glycogen, the right hand is a reducing end and the left hand is a non-reducing end. इसको branches भी होते हैं, you can see. Okay, एक reducing एक non-reducing है and इसके branches भी होते हैं। Okay, reducing मतलब reduction revision दिखाएगा, like that thing. Okay, अभी ये चारों को छोड़ के there are complex polysaccharides भी होते हैं।
ओके, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। सो दे हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो इसके अंदर क्या क्या अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमाइनो एसिड्स होंगे, ओके, एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होंगे। इसका एक एग्जांपल देखा जाए तो ग्लूकोज अमाइन, जिसके अंदर अमाइनो एसिड है, एन एसिटिल गैलेक्टोज अमाइन। सो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो काइटिन, ओके, जैसे कॉकरोच, ये आर्थ्रोपोड्स जो है, इनका जो बाहर का टफ स्केलेटन होता है ना, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं इसको, ये आर्थ्रोपोड का टफ स्केलेटन होता है, वो काइटिन से बना होता है, ये हमने पढ़ लिया। काइटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। गॉट इट। नाउ दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्टली होते हैं होमोपॉलीमर्स। गॉट इट। अभी तक हमने ये पढ़ लिया, हमने पॉलीसैकेराइड भी पढ़ लिया, प्रोटीन भी पढ़ लिया। नाउ वी विल सी न्यूक्लिक एसिड। लिपिड्स तो ऑलरेडी हमने मोनोमर्स, ये मोनोमर जब ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड पढ़ रहे थे उधर ही पढ़ लिया। ओके, नाउ विल सी न्यूक्लिक एसिड, द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द एसिड, प्रेजेंट इन द एसिड इंसोल्युबल फ्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग इज अ न्यूक्लिक एसिड। ओके, अभी ये क्या है हमको ऑलरेडी पता है। सो दी इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड दे कंप्राइज द ट्रू फ्रैक्शंस। ओके, मतलब क्या, ये इन तीनों में ये होता है। नाउ फॉर अ न्यूक्लिक एसिड अ बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये जो स्ट्रक्चर ऊपर का है ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होते हैं, इधर 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं, मैं कुछ गंदा नहीं करूंगी। 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक रेड, एक पिंक कलर का, एक ग्रीन कलर का एंड एक ब्लू कलर का। ओके, सो ये जो है ये न्यूक्लिक एसिड ये तीन से बना होता है, या न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। ये 3 कंपोनेंट से बना होता है। ओके, सो वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, जो है इधर ब्लू कलर, पिंक कलर का, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, सेकंड है मोनोसैकेराइड, यानी कि क्या छोटी शुगर रहेंगी इसके पास। एंड थर्ड है पी दिख रहा है इधर, यानी कि क्या फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 3 स्ट्रक्चर से बना होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। ओके, नाउ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो पढ़े हमने, ये पिंक कलर वाले, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ओके, सो एडेनिन एंड ग्वानिन जो है, ओके, इनको प्यूरिन्स बोलते हैं, बिकॉज इनके पास ना ऐसा 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, ये एक ये 2। ओके, इन दोनों को मिला के प्यूरिन्स बोलते हैं। बाकी के सारे जो है, ओके, एडेनिन एंड ग्वानिन को छोड़ के यूरासिल, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, ओके, इनके पास एक ही रिंग होता है। ओके, सो इनको बोलते हैं पायरिमिडिन्स। समझ में आ गया। सो द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन। सो हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है, प्यूरिन की भी होगी, पायरिमिडिन की भी होगी। सो इधर 2 रिंग है तो ये मस्ट बी प्यूरिन की होगी। गॉट इट। नाउ लेट्स सी अ शुगर। Sugar found in polynucleotide is either ribose sugar, that is monosaccharide, मतलब राइबोज यानी कि पेंटोस शुगर, और ऑक्सीराइबोस शुगर। गॉट इट। अभी ये जो देखो, ये शुगर, ये जो है ना, अभी ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये जो है ये क्या है, एडेनिन थायमिन, मतलब क्या, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, प्यूरिन पिरिमिडिन वाले कंपाउंड। ओके, ये जो है ये है शुगर, एंड ये जो है राउंड वाला ये है फॉस्फेरिक ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप। समझ लिया। ओके, अभी ये जो शुगर होती है ये हमारे इसमें डीएनए में, ओके, ये डीएनए है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, एंड आरएनए जो है इसमें राइबोस शुगर होती है। गॉट इट, समझ में आ गया। ओके, सो एक में मतलब क्या देखो, एक में ऑक्सीजन की कमी होती है, एक में ऑक्सीजन होता है, लाइक दैट थिंग। ओके, गॉट इट। So nucleic acid containing deoxyribose sugar is called deoxyribonucleic acid, यानी कि क्या, DNA, and that contains ribose sugar is called ribonucleic acid, यानी RNA. Got it? Okay. Now we'll see again हम प्रोटीन पे जाएंगे, बिकॉज प्रोटीन का ना और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पढ़ने हैं।
ओके फिलहाल तो हमने सब देख लिया है इसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड भी देख लिया एंड प्रोटीन पॉलीसैकेराइड्स प्रोटीन भी पहले देख लिया था कैसे होता है। अभी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सो प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, ये हेट्रोपॉलीमर है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके सो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ना चाहो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लाइक दैट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ना चाहो तो आपको ऐसा 2 डायमेंशनल व्यू दिखाना पड़ता है। ऐसा रिंग है भाई, ऐसा स्ट्रक्चर है, लाइक बेंजीन का रिंग, नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, इधर ऐसे रिंग दिखाने पड़ते हैं। ओके नाउ अपन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, अभी 2 भी नहीं। ओके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हमको प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। सो विल स्टडी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। So the sequence of amino acid, okay, that is the positional information of a protein, which is the first amino acid, which is the second, and so on, is called a primary structure. समझ में आ गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि क्या, एक थ्रेड लेता है। फर्स्ट अमाइनो एसिड ये है, सेकंड अमाइनो एसिड ये है। ओके नाउ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन। सो ये एक लाइन इमेजिन कर लो। नाउ द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये फर्स्ट है, एंड द राइट साइड जो है वो लास्ट अमाइनो एसिड। ओके सो ये एफ करो, ये एल करो, लास्ट अमाइनो एसिड। ओके सो ऐसा एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर इमेजिन कर लो। नाउ फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल, इसको एन टर्मिनल भी बोलते हैं। लास्ट अमाइनो एसिड जो है इसको सी टर्मिनल भी बोलते हैं। गॉट इट? सो ऐसा एक लाइन होता है या थ्रेड होता है। सो प्रोटीन्स जो है वो ऐसे थ्रेड में नहीं रहते। ओके ये थ्रेड जो है, मतलब ये थ्रेड जो है, ओके सो ये थ्रेड फोल्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। मतलब क्या, ऐसा हेलिक्स स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है। इधर दिख रहा है ऐसा हेलिक्स स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ओके और ये ऐसा सिमिलर टू स्टेयरकेस में भी होता है। मतलब क्या, ऐसे ऐसे फॉर्म में भी होता है। ओके सो इसको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, या बीटा सिमिलर टू स्टेयरकेस। मतलब क्या पता है, ये ऐसा वाला अपन वो राउंड वाले स्टेयरकेस जाते हैं ना, वैसा। सो इसको अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है बीटा प्लेट स्ट्रक्चर, यानी कि क्या, ऐसे प्लेट 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 फॉर्म में भी ये रहता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ओके गॉट इट? हेलिक्स में होते हैं। सम पोर्शन ऑफ द थ्रेड्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स लाइक दिस। सो ये देखो, ये अपनी थ्रेड है, प्राइमरी थ्रेड। इधर ये समझ लो फर्स्ट है, इधर समझ लो लास्ट है। ओके सो ये ऐसे हेलिकल बन जाती है, ऐसे समझ ले, इधर हेलिक्स दिख रहा है। ओके राउंड राउंड हो जाती है, हेलिक्स हो जाती है। ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स, प्रोटीन में सिर्फ राइट साइड से जो टर्न मारते हैं वही हेलिक्स हमको ऑब्जर्व होते हैं। ओके नाउ दिस प्रोटीन्स थ्रेड जो है आर फोल्डेड इन द फॉर्म in what is called a secondary structures. Okay so ये जो प्रोटीन थ्रेड जो होती है, सो इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब जो हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है ना, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ओके नाउ ये जो सेकेंडरी, इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। ओके वुल का बॉल है। मतलब देखो ये लाइन है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ओके ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ ऐसा 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 बना रहा है। सो दिस विल बी द टर्शरी स्ट्रक्चर। ओके सो टर्शरी स्ट्रक्चर में 2 लाइन ज्वाइन करने से डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, दो सल्फर बॉन्ड होते हैं प्रोटीन में, 2 हेलिकल चेन को ज्वाइन करने के लिए, या हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। सो टर्शरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सो अगेन बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। दिस गिव्स अ 3 डायमेंशनल व्यू। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, 3 डायमेंशनल व्यू दिखाता है। सो टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। ओके सो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होना इंपॉर्टेंट है। क्यों है, हम एंजाइम्स में पढ़ेंगे। सम प्रोटीन्स असेंबल्ड ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। The manner in which individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to other, okay, linear in sphere or spheres upon each other in the form, it's called a plate, is called a quaternary structures. मतलब क्या, देखो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ओके अभी ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर बना दिया, ये दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर, ये एक दूसरे से अटैच रहेंगे, ये तीसरा टर्शरी स्ट्रक्चर। गॉट इट? सो ऐसे बनता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। Got it?
सो सब यूनिट्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर लाइक लीनियर स्ट्रिंग, स्पीयर्स अपॉन इटसेल्फ, ओके। सो क्यूब, प्लेट्स ऐसे बन के जो और भी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर बनते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, ओके। सो लाइक दैट हीमोग्लोबिन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखो ये तीन है, एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, ये तीन स्ट्रक्चर, चार स्ट्रक्चर। सो इन एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 4 सब यूनिट्स बनते हैं इसमें। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल, 2 रेड कलर के, 2 ब्लू कलर के हैं ऑब्वियसली। 2 सब यूनिट्स ऑफ अ टाइप एंड 2 सब अल्फा टाइप के होते हैं एंड 2 बीटा सब यूनिट बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे ना आरबीसी में तब समझ में आ जाएगा, ओके। सो ये है हमारे एचबी का स्ट्रक्चर, इसमें 2 सब यूनिट होते हैं। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ कौन सा, क्वाटरनरी, ओके। क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जाम्पल है, इसमें 2 सब यूनिट होंगे, 2 अल्फा वाले, 2 बीटा वाले, गॉट इट, ओके। नाउ विल सी एंजाइम्स, ओके। सो अगर आपको बोर हो रहा है सो इधर तक पॉज करो, ये जो नेक्स्ट पार्ट है एंजाइम, नेक्स्ट देख लेना, ओके। बाद में देख लेना, कल देख लेना, ओके। बट एज दिस इज वन शॉट सो आई हैव टू कवर एंटायर चैप्टर इन वन शॉट, ओके। सो एंजाइम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हार्डली 20 मिनट्स में हम कवर कर लेंगे एंजाइम्स को, ओके। 20 to 25 मिनट्स में। सो एंजाइम्स जो है मोस्टली सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं, ओके। सो ऑलमोस्ट सारे जो एंजाइम्स है हमारी बॉडी के प्रोटीन नेचर के ही बनेंगे। सो प्रोटीन नेचर यानी कि क्या, अभी हमने पढ़ा एंजाइम का स्ट्रक्चर हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, ओके। सभी टाइप का हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, गॉट इट। नाउ यू लुक एट द टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखा जाए तो अपने को ना ऐसे पॉकेट्स मिलते हैं, इधर समझ लो, इधर पॉकेट मिल गया देखो, वैसे ही इधर भी ये वाला स्ट्रक्चर प्रोटीन का है। इसमें जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, सो विल गेट दिस पॉकेट लाइक दिस, समझ में आ गया। सो विल गेट क्रिस क्रॉस, मतलब चेन ऐसे क्रिस क्रॉस होने के बाद विल गेट क्रेवेसेस और पॉकेट्स बनते हैं, ओके। सो ये पॉकेट ही होते हैं एक्टिव साइट, ओके। अभी अगर एंजाइम दिखाना चाहे तो दिस इज अ एक्टिव साइट, जो पॉकेट बन रहा है एंजाइम के अंदर, दिस इज अ एक्टिव साइट, ओके। सो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रीवाइस और अ पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट, सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्शन में आ रहा है, ओके, वो सबस्ट्रेट फिट होता है। द एंजाइम थ्रू इट्स एक्टिव साइट कैटालाइज द रिएक्शन एट हायर रेट, ओके। सो एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटालिस्ट, एज अ कैटालिस्ट ऐड हो करते। कैटालिस्ट यानी कि क्या, देखो एक केमिकल रिएक्शन नॉर्मली बन रही है, ओके, मतलब क्या, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो क्या करते हैं, अगर उसको नॉर्मली वो वैसे भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बट उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अभी आपने उसको एंजाइम डाल दिया इस प्रोसेस के अंदर, तब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी फास्ट ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपकी केमिकल रिएक्शन फास्ट होगी, ओके। सो एंजाइम्स जो है वो जनरली एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। सो और बहुत सारे काम भी है एंजाइम के, दूसरे भी काम हैं, बट एज द कैटलिस्ट बहुत यूज होते हैं। सो कैटलिस्ट ना 2 टाइप के होते हैं, एक जो एंजाइम नेचर के होते हैं, दूसरे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। सो देखो एंजाइम नेचर के वाले एंजाइम कैटलिस्ट बोलते हैं, दूसरे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट एंजाइम से बने होंगे, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आयन से बने होंगे। सो एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाएंगे, लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस, अबाउ 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। बट ये जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं जो जनरली आयन से बने होते हैं, ओके, मतलब कोई भी आयन से बने होंगे, इधर मैंने आयरन दिया है। सो ये हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे बहुत काम आते हैं, ओके। नाउ एंजाइम कहाँ से मिलते हैं, एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म who normally lives under extremely high temperature जैसे कि hot wing, sulfur spring are stable and retain their catalytic power even after high temperature। जैसे हमने कहा एंजाइम कैटलिस्ट 40 से ऊपर मर जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, बट अगर आपने वो एंजाइम कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से डिस्कवर किए जो ऐसे सल्फर में रहते हैं, ऐसे हॉट टेम्परेचर में रहते हैं, तो वो एंजाइम स्टेबल होते हैं, यानी 80 to 90 डिग्री तक स्टेबल रहते हैं, okay। So thermal stability is important quality of such enzymes isolated from thermoacidic organism। thermoacidic मतलब जो थर्मल वगैरह में रहते हैं ना उनसे। now chemical compounds undergo 2 types के changes होते हैं, physical change and chemical change, okay। फिजिकल चेंज यानी कि क्या, चेंज इन द शेप, चेंज इन द स्ट्रक्चर, मतलब फिजिकल प्रोसेस, ओके। सो इसमें बॉन्ड ब्रेक वगैरह कुछ नहीं होते, ओके। खाली फिली मैटर, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, जैसे कि आइस मेल्ट होता है वाटर में, सो चेंज इन शेप हो गया, आइस का शेप चेंज होकर वाटर में चला गया, वाटर होती है वेपर में, इधर कुछ बॉन्ड वगैरह ब्रेक हुआ नहीं, सो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज।
केमिकल चेंज यानी कि क्या, जिधर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं, नए प्रोडक्ट बन जाते हैं, इट्स सिंपल केमिकल चेंज यानी कि क्या, केमिकल रिएक्शन। ओके, गॉट इट। नाउ जो फिजिकल चेंज है, ओके, सो फिजिकल चेंज जनरली इनऑर्गेनिक होता है, एंड जो मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो है वो जनरली फिजिकल चेंज, आई एम सो सॉरी, फिजिकल चेंज इधर कैंसिल कर दो। केमिकल चेंज जो है वो दो टाइप के होंगे, ओके, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब क्या कि ऐसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स करेंगे, ऑर्गेनिक मतलब क्या, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, मतलब क्या, ये जो स्टार्च बनता है पॉलीमर, ओके, इसको अगर हाइड्रोलिसिस कर जाए तो इसके बाद अपने को मिलेंगे ग्लूकोज, इसका मोनोमर। गॉट इट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज या ग्लूकोज से जो स्टार्च बनने की प्रोसेस है सब, ओके। सो ये ऑर्गेनिक यानी कि क्या, अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ओके। सो रेट ऑफ अ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाउंड पर यूनिट टाइम, ओके। सो देखो रेट कैसे डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कितना बना है इन पर्टिकुलर टाइम में, ओके। सो रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ वेलोसिटी, अगर आपने इसको डायरेक्शन दे दी किस डायरेक्शन में बनना है, ओके, गॉट इट। नाउ ये जो रेट है ये टेम्परेचर, सो इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, ओके। सो टेम्परेचर से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, ये जो रेट है वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है। मान लो अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो जो प्रोडक्ट है, ओके, वो डबल हो जाता है, ओके। एंड मान लो आपने टेम्परेचर 10 डिग्री से कम किया तो प्रोडक्ट ना हाफ हो जाता है, जनरल रूल है ये, ओके। सो रेट डबल्स मतलब क्या, जो रेट है वो डबल हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट डबल बनेगा जब आपने टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाया, एवरी 10 डिग्री राइज, ओके। अगर आपने 10 डिग्री से कम किया तो प्रोडक्ट जो बनता है वो हाफ ही बनेगा। समझ में आ गया 10 डिग्री रूल क्या है। नाउ कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट अ रेट वेरी हायर देन द अनकैटलाइज्ड वन, मतलब क्या, ये नॉर्मल रिएक्शन है, अगर आपने उसमें कैटलिस्ट ऐड किया तो इसका रिएक्शन बहुत बड़ा मतलब बहुत फास्ट हो जाता है। अभी कितना फास्ट, चलो देखते हैं। एक रिएक्शन है ये, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अगर मिला दिया तो विल गेट अ कार्बोनिक एसिड, ओके, गॉट इट। एंड इसका एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। सो कार्बोनिक एंजाइम कैटलिस्ट प्रेजेंट विद इन दिस साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं हम, कौन सा कैटलिस्ट है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ओके। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके, जो ये कार्बोनिक एसिड बन रहा है ये कितना बनेगा, इधर दिख रहा है देखो, 6 लाख पर सेकेंड, मतलब अगर आपने कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम कैटलिस्ट डाल दिया तो इसका रेट कितना होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना कार्बोनिक एसिड बनेगा, 6 लाख पर सेकेंड। अगर आपने नहीं डाला तो कितना बनेगा पता है, 200 मॉलिक्यूल बनेंगे सिर्फ 1 घंटे में, नॉट इन सेकेंड, ओके। सो कितना, मतलब एंजाइम्स कितना 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन को एक्सेलरेट किया, 6 लाख पर सेकेंड कितना, और 200 पर आवर कितना, गॉट इट। अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन जैसे कि साइड में आपको दिख रही है, ओके। सो व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। तो ये जो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, इसको मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं बोलते हैं। एंड हर एक स्टेप में अलग अलग एंजाइम काम करता है या सेम एंजाइम भी काम कर सकता है, ओके। सो इसके ये सारे मेटाबॉलिक पाथवे आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में मिलेंगे, ओके। उधर हम पढ़ेंगे, जल्दी आएगा ये चैप्टर। दिस इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड, ओके, थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम्स कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ओके। नाउ ये देखो ग्लूकोज पायरुविक एसिड है एंड फिर इससे वाटर वगैरह वगैरह ये हो जाता है। सो इट इज अ कैटलाइज्ड रिएक्शन इन अवर मसल सेल्स, किधर किधर होती है वो बोलते हैं। अंडर अनएरोबिक कंडीशन, ओके, लैक्टिक एसिड बनता है, अनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन वाली कंडीशन, एंड वही अगर ऑक्सीजन वाली कंडीशन रही तो विल गेट अ पायरुविक एसिड मसल सेल्स में, ओके। अगेन ये भी क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ईस्ट फर्मेंटेशन में, ओके, फर्मेंटेशन के पाथवे में अपने को इथेनॉल देता है, दैट इज अल्कोहल देता है, ओके। नाउ द केमिकल which is converted into product is called a substrate। अपने substrate के बारे में पढ़ा है। इन नॉर्मल रिएक्शन में क्या होगा, ये जो substrate है वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। Hence the enzyme that is protein which is a 3-dimensional structure including this active site
कन्वर्ट्स द सबस्ट्रेट इनटू प्रोटीन। अभी ये कैसे कन्वर्ट करती है इससे हम देखेंगे। ओके, सो ये जो है सबस्ट्रेट है एंड ये जो है एंजाइम है। एस इज द सबस्ट्रेट, ई इज द एंजाइम। गॉट इट? सो सबस्ट्रेट एस बाइंड टू अ एंजाइम एट द एक्टिव साइट, सो दिस विल बी, ये जो है ना ये इसका एक्टिव साइट है। ओके, बिकॉज इसमें पॉकेट क्लेफ्ट है ना, समझ में आ गया? वही, एंड ये बाइंड होने के बाद देखो ये एस बाइंड हुआ एंजाइम से, सो ये बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। So substrate has to diffuse towards the active side. Okay, then obligate formation of a ES complex, that is enzyme substrate complex. E stands for enzyme. This complex is a transient. Transient मतलब क्या, थोड़ी देर के लिए रहता है। Okay, now the structure, अभी ये जो substrate का structure था ना येलो कलर का, okay, ये दिख रहा है, ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। Now the structure of substrate get transferred into structure of product. Got it? या प्रोडक्ट्स अलग ज़्यादा होंगे, so we call it as a P. Okay, after expected bond breaking making is completed, the product is released. Okay, so active site से product बाहर जाता है, then फिर दूसरा substrate इसके ऊपर आ जाता है। समझ में आ गया? So ये जो transient state है ना, so the pathway of this transformation must go through so called a transient state structure. Transient state structure मतलब क्या, substrate प्लस एंजाइम का कॉम्प्लेक्स एंड प्रोडक्ट प्लस एंजाइम का कॉम्प्लेक्स। ओके, सो इसको ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो ये ना स्टेबल नहीं रहती, मतलब क्या, ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है बाद में, मतलब थोड़ी देर के लिए रहती है। इसको इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। सो देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर्स, इधर हमने 2 दिए बट बहुत सारे हो सकते हैं बिटवीन दिस स्टेबल स्ट्रक्चर्ड एंड द प्रोडक्ट। ऑल दिस इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट्स आर अनस्टेबल, सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। ओके, स्टेबिलिटी समथिंग, जो स्टेबिलिटी है वो हम रिलेट करते हैं एनर्जी से। ओके, गॉट इट? जिसके पास ज़्यादा एनर्जी वो ज़्यादा स्टेबल, कम एनर्जी वो अनस्टेबल, लाइक दैट। ऑब्वियसली नॉर्मल भी होता है, जिसके पास सेटल लाइफ है वो स्टेबल है, वगैरह वगैरह। तो स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर। अभी ये क्या है हम देखते हैं। ओके, सो ये एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है। वाई एक्सिस जो है मतलब ये वाली, ओके, इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी दिखती है, एंड जो एक्स एक्सिस है, ओके, इसमें आपको प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट फ्रॉम ट्रांजिएंट स्टेट। ओके, मतलब क्या कि इसमें जो हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जाता है इसका प्रोसेस डेवलपमेंट है, मतलब क्या, नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्शन। ओके, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सिंपल। इधर सबस्ट्रेट है हमारा, इसकी एनर्जी लेवल इतनी है, एंड प्रोडक्ट है हमारा, इसकी एनर्जी लेवल इतनी है, कम है। गॉट इट? सो एनर्जी, सो देयर इज एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन, पहले तो ये मान लो कि एनर्जी लेवल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट की इतनी है एंड प्रोडक्ट की अगर मान लो तो, अगर कर लो तो इतनी है, बाय एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है ना। ओके, समझ लिया? सो देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सबस्ट्रेट। नाउ इफ P इज एट लोअर लेवल देन S, ओके, जैसे कि इधर है, सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ओके, वन नीड टू सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। गॉट इट? अभी देखो ये क्या है, P, P सबस्ट्रेट इधर है, हाई एनर्जी वाला, प्रोडक्ट इधर है। सो अगर लोअर लेवल पे रहा तो अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट को हीट देना पड़ेगा। गॉट इट? प्रोडक्ट को हीट देना पड़ेगा सो दैट वो अपर चला जाए और इस लेवल पे आ जाए जो हमारे सबस्ट्रेट का लेवल है। गॉट इट? सो जो रिएक्शन में हम हीट देते हैं, ओके, सप्लाई हीट करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो यू, okay, one need not supply energy in order to form the products. Got it? Now S has to go through much higher energy states or a transient state. Got it? Now अभी ना क्या होता है देखो, during the formation इधर substrate है, okay, so the difference in average energy content of S from that of the transient state is called activation energy. अभी ये जो लाइन है ये नॉर्मल S की एनर्जी लेवल है। ओके, अभी जब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है ना, ओके, सो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी एनर्जी एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ती है। ओके, सो इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट एनर्जी। ओके, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिएंट स्टेट एनर्जी, जो बीच के स्टेट्स है ना,
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाले। ओके, सो इसको जो ये बढ़ाता है ना, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया? मतलब इधर से वो इधर जाएगा, ये बढ़ने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। गॉट इट? सो एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अगर ओके सो अभी एंजाइम कैसे काम करता है पता है? ये सबस्ट्रेट को ट्रांजिएंट स्टेट में जाने के लिए अगर एंजाइम ना हो तो इतनी एनर्जी लगती है। ओके, बट अगर आपने एंजाइम डाला, ओके, तो सबस्ट्रेट ना ट्रांजिएंट स्टेट इधर ही अरेंज करता है, सो सिर्फ इतनी ही एनर्जी लगती है। ओके, समझ में आ गया? सो ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम एंड एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ओके, सो ये इजी करता है अपना एक्टिवेशन एनर्जी कम करके। गॉट इट? सो यही है एक्टिवेशन एनर्जी वाला सीन। बड़ा जब ऊपर जाएगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी तब एंजाइम्स नहीं होंगे तब। Now each enzyme E has a substrate। अभी जो हमने पढ़ा ना वही सिर्फ फिर से आ रहा है। देखो हम सिर्फ पढ़ेंगे has a substrate yes, binding site in its molecule, so highly reactive enzyme substrate complex is formed ES। Now this complex is short-lived, dissociate into its products and unchained enzyme intermediate formation of enzyme product complex. The formation of ES complex is essential for catalysis. Got it? Now substrate bind to a active site of enzyme, okay, fitting into a active site. Then binding of a substrate induces the enzyme to alter its shape, fits tightly to substrate. Then active sites of the enzyme break the chemical bond of the substrate and new enzyme enzyme product complex is formed like this. And then enzyme releases the product of the reaction and free enzyme is ready to take the another substrate। okay, and again catalysis cycle बनी रहती है ये। ओके, सो द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, नाउ के कौन से होते हैं? देखो इसमें कौन से प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब इसको अफेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी पे टेम्परेचर एंड पीएच कैसे करते हैं। देखो enzymes are generally function in a narrow range of temperature and pH। okay, so अगर हाईएस्ट एक्टिविटी एक पर्टिकुलर pH पे जो है, इधर वाले pH पे या इधर वाले टेम्परेचर पे एंजाइम्स बहुत हाईली एक्टिव रहता है, उससे कम अगर दे दिया या उससे ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो दोनों भी टेम्परेचर में ओके ये एक्टिविटी कम हो जाती है। सो इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम pH। So this is about activity decline both below and above the optimum value. Low temperature preserves the enzyme in temporary inactive state, whereas high temperature enzyme को क्या करेगा? Deactivate, destroy करेगा, because अपने को पता है कि enzyme 40 से ऊपर नहीं कर पाती। अभी substrate, okay, concentration of substrate, okay, when increase in the substrate concentration, the velocity of enzymatic substrate मतलब क्या? जो हमने जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना वो। ओके, अगर आपके पास सबस्ट्रेट ज़्यादा है, गॉट इट, मतलब बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल दिया, तब क्या होगा? यस, एंजाइमेटिक रिएक्शन पहले तो राइज होगी, ओके, देन इट अटेंड करेगी वी मैक्स। ओके, सो ये क्या करेगी? एक वेलोसिटी अटेंड करेगी, ओके, एंड उसके बाद से वो फर्दर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, ओके, रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। दिस इज बिकॉज जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कम होंगे। ओके, ऑब्वियसली इस एंजाइम के पास एक्टिव साइट ही नहीं बचेगी। देयर इज नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड टू द एडिशनल सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के लिए सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, सो मान लो एंजाइम है 10, सबस्ट्रेट है 20। ओके, सो 10 सबस्ट्रेट, पहले तो 10 सबस्ट्रेट पटा 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 क्या करेंगे? एंजाइम से अटैच बाइंड करेंगे, ओके, एंड फिर एंजाइम वी मैक्स वेलोसिटी अटेंड करेगा। ओके, देन क्या रहेगा? जो बाकी के 10 बचे हैं सबस्ट्रेट, उसको कुछ भी नहीं अटेंड होगा, बिकॉज एंजाइम ही नहीं है, उसको एक्टिव साइट ही नहीं है, एंजाइम ही नहीं है, तो क्या खाली होगा। ओके, देन देखेंगे दी अभी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक केमिकल्स, मतलब एंजाइम जो है ये सेंसिटिव होते हैं स्पेसिफिक केमिकल से जो एंजाइम को बाइंड होते हैं। ओके, अभी कभी व्हेन द बाइंडिंग ऑफ अ केमिकल शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन, एंड ऐसे केमिकल्स को बोलते हैं इनहिबिटर। यानी कि ये देखो नॉर्मल एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ओके, और ये एंजाइम है हमारा। अभी ये जो आया है इनहिबिटर,
ये क्या करता है पता है, ये दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर होता है। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल टू द सबस्ट्रेट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, इसको बोलते हैं हम सिमिलर, ओके, सिमिलर होते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सेम इनहिबिटर, सेम ओके स्ट्रक्चर के। ड्यू टू इट्स अ क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विथ सबस्ट्रेट, इनहिबिटर क्या करता है, सबस्ट्रेट से कंपीट करता है एंड ये एक्टिव साइड से बाइंड होता है एंड सबस्ट्रेट वैसे के वैसे ही खड़ा रहता है। ओके, सो क्या होगा, सबस्ट्रेट कैनॉट बाइंड, सो एंजाइम एक्शन डिक्लाइन होगी। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एंजाइम कौन है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम है। सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनेट सबस्ट्रेट है एंड मैलोनेट कौन है, इनहिबिटर है। ओके, सो मैलोनेट ज्वाइन होगा। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन, यानी कि क्या, देखो बैक्टीरिया है वो जनरली एंजाइम से अटैच होंगे एंड अपना नंबर बढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनहिबिटर यानी एंटीबायोटिक्स डालते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार के खुद ही एंजाइम से अटैच होते हैं। सो अल्टीमेटली बैक्टीरिया का पैथोजन कम हो जाएगा बॉडी के अंदर एंड हमारा इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा। गॉट इट? सो ऐसे हम यूज करते हैं इन अ गुड वे इनहिबिटर। Thousands of enzymes have been studied, discovered, isolated. Most of the enzymes are classified into different groups based upon type of reaction they catalyze. Okay, so एंजाइम कौन से रिएक्शन कैटालाइज करते हैं, इसके ऊपर इनका क्या है, 6 क्लासेस में डिवाइड किए हैं, आपको खाली पढ़ना है बट क्वेश्चन आते हैं। सो एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस विथ 4 to 3 सब क्लासेस, अभी एक एक देखेंगे हम। Oxidoreductase or dehydrogenase, the enzyme would catalyze oxidation and reduction reaction. ओके, मतलब एक रिड्यूस होता है, एक ऑक्सीडाइज होता है। देन ट्रांसफरेज, एंजाइम्स कैटालाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। ओके, जैसे कि इधर देखो SNG था, ओके, सो G को ट्रांसफर करके इन्होंने S डाल दिया। Got it? Now hydrolysis, enzyme catalyzing hydrolysis of ester, ether, peptides, glycosidic bond, carbon bond like that. Lysis मतलब क्या, enzyme that catalyzes removal of a group from a substrate by mechanism other than hydrolysis, leaving the double bond. Got it? Now isomerase, that is includes all the enzymes catalyzing इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स का कन्वर्जन करते हैं। लाइगेजेस मतलब एंजाइम्स कैटालाइजिंग लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स एंड एंजाइम्स विच कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स। Okay, so enzymes are composed of one or several peptide chains. However, there are some enzymes के अंदर कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर्स। ओके, सो ये जो कोफैक्टर्स है ना, ये एंजाइम को कैटालिटिकली और भी ज़्यादा एक्टिव बनाता है। ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट एंड वी विल फिनिश इट सून इन दिस। अभी ये जो देखो प्रोटीन पोर्शन जो होता है, ओके, इसको बोलते हैं एपोप्रोटीन नीचे वाला, एंड जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको बोलते हैं हम कोफैक्टर। सो 3 टाइप के कोफैक्टर अभी तक दिए, मतलब आपकी बुक में। फर्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला नीचे है, सेकंड है कोएंजाइम, थर्ड है मेटल आयन। एक एक करके देखेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स बाय बिकॉज ये जो है ना एकदम टाइटली बाउंड होते हैं नीचे के अपो एंजाइम से। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेरोक्सीडेज जो है, peroxidase catalase, okay, and catalase ये एंजाइम है, okay, which catalyze the breakdown of a hydrogen peroxide, okay, and इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो है हीम। गॉट इट? तो ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज हीम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बार बहुत क्वेश्चन आया है। गॉट इट? अभी हम सेकंड वाला देखेंगे, कोएंजाइम। ओके, now coenzyme is also organic compound but associated with apoenzyme and only transient, मतलब क्या, थोड़े ही टाइम के लिए रहता है ये। जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच सीवियरली अटैच रहता है, ये ऐसे नहीं रहता। सो coenzyme serve as a cofactor in number of different catalytic reactions. Okay, so the essential chemical components of many coenzymes are vitamins. Okay, example coenzyme niacinamide adenine nucleotide and NADP contains vitamin niacin. Got it? मतलब को एंजाइम्स जो होते हैं वो जनरली विटामिन होते हैं, ऐसा बोलना है। लास्ट है हमारा मेटल आयन एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।
नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस ओके इन देयर एक्टिविटी, सो दे फॉर्म, ये क्या करते हैं देखो, ये जो है बॉन्ड फॉर्म करते हैं खुद ही एक्टिव साइड के मतलब एक्टिव साइड जो है उसके साइड चेन्स में बॉन्ड तैयार करते हैं ये। सो कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओके, सो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन साइड चेन्स ऑफ एक्टिव साइड्स, एंड ये बॉन्ड तैयार करते हैं जो मेटल आयंस हैं, ये बॉन्ड भी बनाते हैं किन किन के बीच में, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स के बीच में भी बॉन्ड बनाते हैं ये ओके। नाउ कौन सा मेटल आयन सबसे ज्यादा यूज होता है, जिंक, जिंक इज अ को फैक्टर ऑफ एंजाइम, कौन सा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, गॉट इट। सो ये कौन सा है, जिंक एक मेटल आयन है कार्बोक्सी पेप्टिडेज का, अगेन ये भी बॉन्ड बनाएगा एक्टिव साइड से, एक्टिव साइड के बीच में एंड सबस्ट्रेट के साथ, got it। So catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme, which testify that they play a crucial role in the कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। मतलब क्या देखो, एंजाइम वैसे तो अच्छा खासा कैटालिटिक एक्टिविटी करता ही है, बट अगर आपने इसमें को फैक्टर ऐड किया, यानी कि ये तीन प्रोस्टेटिक ग्रुप या को एंजाइम या मेटल आयन जो कुछ भी होगा, तब एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सो दिस इज अ एंड ऑफ दिस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखना, एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोडेंट फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। इसके ऊपर के शॉर्ट्स जल्दी आएंगे, सो इसमें हर एक कंसेप्ट के ऊपर एक एक मिनट या 30-40 सेकेंड के शॉर्ट्स रहेंगे, सो इट विल हेल्प यू टू रिवाइज क्विकली। सो सब्सक्राइब करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए आने वाले हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वन शॉट हम लाएंगे जल्द ही। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय एवरीवन।